नेक्स्ट टॉपिक इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इस टॉपिक्स को समझने के लिए इस टॉपिक्स के अंतर्गत कुछ मुख्य हेडिंग देखेंगे। जैसे पहला, डिस्कवरी ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई है। सेकंड पॉइंट में इसमें देखेंगे कि इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, कहां कहां यह देखने को मिलता है एग्जाम्पल्स। तीसरा, इसके पॉइंट्स देख सकते हैं, यूटिलिटी, इसका क्या फायदा है, कहीं क्या कोई फायदा है। और डिस्कवरी के साथ साथ ही एक और देख सकते हैं, डेफिनेशन, यानी हम देख सकते हैं 1, 2, 3 और यह 4 पॉइंट के अंतर्गत हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए वन बाय वन समझते हैं। तो सबसे पहले आते हैं डिस्कवरी ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डिस्कवरी ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। उसके बाद कुछ साइंटिस्ट जो थे और डिफरेंट प्लांट्स लेकर यही एक्सपेरिमेंट, हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उसी में से एक नाम आता है जो जर्मन बोटेनिस्ट हैं, कार्ल कॉरेंस। एक नाम आता है जर्मन बोटेनिस्ट, वो क्या है, कार्ल कॉरेंस। यह क्या कर रहे थे कि यह भी मेंडल की तरह ही हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन अंतर यह था कि मेंडल साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किया था अपना, वह गार्डन पी प्लांट, पीजम सैटिवम पर कर रहे थे। लेकिन कार्ल कॉरेंस साहब उसी समय एक प्लांट है मिराबिलिस जलापा, जिसको हम लोग कॉमन इंग्लिश में 4 o'clock प्लांट बोलते हैं, क्योंकि जैसे ही शाम का 4 बजता है इसका फ्लावर खिल जाता है और फिर फेड कर जाता है, इसीलिए इसे 4 o'clock प्लांट कहा जाता है। तो जब यह जर्मन बॉटनिस्ट जो कार्ल कॉरेंस साहब थे, किस प्लांट पर वर्क कर रहे थे, मिराबिलिस जलापा, while working on एक प्लांट है, उस प्लांट का नाम याद रखिएगा, मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा। इसे ही हम लोग 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं, 4 o'clock प्लांट, है ना। जब इन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जो रेड फ्लावर वाले मिराबिलिस जलापा प्लांट का क्रॉस व्हाइट फ्लावर वाले मिराबिलिस जलापा प्लांट के साथ क्रॉस कराया गया, तो उन्होंने देखकर शॉक्ड हो गए, बड़ा आश्चर्यचकित हुए कि जो उसके F1 जनरेशन में जो फ्लावर मिले, वह ना तो रेड मिला और ना ही व्हाइट मिला, बल्कि एक अलग ही कलर का फ्लावर मिला, और वह कलर था पिंक कलर। यहीं से इनका दिमाग थोड़ा सा ठनका और इसके बाद यह सोच विचार करने लगे, और उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ। अगर मेंडल साहब का लॉ, जो लॉ ऑफ डोमिनेंसी में उन्होंने बताया कि यदि 2 कंट्रास्ट कैरेक्टर वाले अलील एक साथ होंगे, तो एक अलील अपने फेनोटाइप को एक्सप्रेस करेगा और दूसरे को सप्रेस करेगा, जैसे कि टॉल और ड्वार्फ प्लांट में हो रहा था। तो उस नियम को यदि 100% इस प्लांट में फॉलो होता, तो एज पर मेंडेलियन लॉ ऑफ डोमिनेंसी, रेड और जब व्हाइट कलर के मिराबिलिस जलापा को क्रॉस कराया गया था, तो इनको कैसा प्लांट फ्लावर मिलना चाहिए था, या तो रेड कलर का मिलता यदि रेड डोमिनेंट होता, या व्हाइट कलर का मिलता यदि व्हाइट कलर डोमिनेंट होता। तो ना तो इनको रेड कलर मिला और ना ही इनको व्हाइट कलर मिला, बल्कि एक इंटरमीडिएट कलर मिला, और दैट कलर वाज क्या था,
पिंक था। तो वहीं से उन्होंने इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश किया और वो इंटरप्रिटेशन हम आगे देखते हैं एग्जांपल के साथ, और उस इंटरप्रिटेशन को ही हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। और तो इसमें क्या हो गया डिस्कवरी में कि इन्होंने जर्मन बॉटनिस्ट कार्ल गॉरेंस थे, गॉरेंस, जो इन्होंने डिस्कवर किया। कब डिस्कवर किया? जब वह मिराबिलिस जलापा प्लांट पर वर्किंग कर रहे थे। और इस सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने एक अलग से टर्मिनोलॉजी दिया, और वह टर्म इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस टर्म जो दिया गया है वह किनके द्वारा दिया गया है? कार्ल गॉरेंस के द्वारा। यानी कार्ल गॉरेंस proposed the term incomplete dominance. Incomplete dominance यह इन्हीं के द्वारा दिया गया टर्मिनोलॉजी है। हालांकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के आजकल बहुत सारे नाम से जानते हैं, पार्शियल डोमिनेंस या ब्लेंडेड इनहेरिटेंस, मॉजेक इनहेरिटेंस। तो यह सब केवल शब्दों का खेल है, लेकिन एक्चुअल में जो इसका टर्मिनोलॉजी है इनकम्प्लीट डोमिनेंस ही है, एंड दैट टर्मिनोलॉजी वाज प्रपोज्ड बाय कार्ल गॉरेंस। तो यह था इसकी डिस्कवरी। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन में गॉरेंस साहब ने जो स्टडी किया और जो उनको एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उनसे जो कंक्लूजन निकाले उन्होंने समअप किया। अब वो समअप क्या किया? उन्होंने क्या देखा कि जब दो ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स को, जैसे कि क्या था उनके एक्सपेरिमेंट में, एक रेड फ्लावर और दूसरा क्या था? व्हाइट फ्लावर, को क्रॉस कराया जाता है, जो कि एक दूसरे का कंट्रास्ट कैरेक्टर है। और जब उसको क्रॉस कराया जाता है तो F1 जनरेशन में क्या होता है? एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर डेवलप होता है, या वो दोनों ही पेरेंटल कैरेक्टर का फाइन मिक्सचर डेवलप होता है। उसे उन्होंने क्या कहा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा। तो आइए इससे पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं, फिर इसे और डिटेल समझते हैं। यानी द क्रॉस बिटवीन टू ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स having contrast characters in which F1 generation or hybrid shows an intermediate character or fine mixture of both parental characters. Parental characters is called incomplete dominance. उन्होंने क्या बतलाया? कहा कि जब दो ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स हैविंग द कंट्रास्ट कैरेक्टर, जैसा कि उनको एक्सपेरिमेंट में क्या मिल रहा था कि एक रेड फ्लावर वाला मिराबिलिस जलापा था, और दूसरा उन्होंने क्या लिया था? व्हाइट फ्लावर का मिराबिलिस जलापा लिया था। उन्होंने रेड फ्लावर वाला था और एक व्हाइट फ्लावर था। जब वो दोनों को, वही कह रहे हैं, द क्रॉस बिटवीन टू ट्रू ब्रीडिंग मतलब प्योर, है ना, प्योर लाइन, जो कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ाया कि प्योर लाइन
किसे कहते हैं, या ट्रू ब्रीडिंग किसे कहते हैं। तो एक रेड फ्लावर प्लांट और एक व्हाइट फ्लावर प्लांट, जाके यहाँ पर रेड फ्लावर ट्रू ब्रीडिंग माने दोनों ही जीन जो से होमोजाइगस हो गए, और यहाँ भी दोनों होमोजाइगस हो गए, दैट इज ट्रू ब्रीडिंग। अब क्या क्या, जब उनको दोनों ने, और रेड और व्हाइट एक दूसरे का कंट्रास्ट कैरेक्टर है, जब ऐसे प्लांट का उन्होंने क्रॉस कराया तो उन्होंने क्या देखा कि इन विच F1 जनरेशन जो हाइब्रिड है, तो आइए F1 जनरेशन, यहां से जो हमारा गैमेट बनेगा कैपिटल आर, और यहां से जो गैमेट बनेगा स्मॉल आर, जब ये दोनों के बीच में क्रॉस होगा तो जो हाइब्रिड बनेगा उसमें कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों तरह का जीन आएगा। तो उन्होंने क्या देखा कि विच शोज इंटरमीडिएट कैरेक्टर, तो यह जो F1 जनरेशन वाले प्लांट जो हुए, इस पर जो फ्लावर लगा ना, इस पर जो फ्लावर था रेड कलर का था और ना ही यह व्हाइट कलर का था। इसका मतलब क्या हो रहा, ना तो रेड इसको सप्रेस कर रहा था, ना व्हाइट रेड को सप्रेस कर रहा था, बल्कि यहां पर एक थर्ड कैरेक्टर ही डेवलप हो गया, और वह कलर क्या था, पिंक था, जो कि एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर आया। तो उन्होंने देखा, इसी चीज को उन्होंने एक्सप्लेन किया, यानी द क्रॉस बिटवीन टू ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स, टू ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स हो गया, हैविंग कंट्रास्ट कैरेक्टर, रेड और व्हाइट कंट्रास्ट कैरेक्टर, इन विच F1 जनरेशन यह है हाइब्रिड, सोज एन इंटरमीडिएट कैरेक्टर, यह इंटरमीडिएट कैरेक्टर यहां क्या आ रहा है, पिंक आ रहा है, और फाइन मिक्सचर ऑफ बोथ पेरेंटल कैरेक्टर, इसको अभी हम समझाते हैं दूसरा एग्जांपल लेके, इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और इस चीज को उन्होंने एक्सप्लेन इस तरह से किया, जो आगे हम देखेंगे, कि ऐसा इंटरमीडिएट कैरेक्टर इसलिए हुआ, इसमें क्या हुआ, क्योंकि ना तो कोई जीन कंप्लीटली रूप से डोमिनेंट हो पाया है, और ना ही कोई जीन कंप्लीट रूप से रिसेसिव हो पाया है, जिसके कारण क्या हुआ है कि दोनों ही जीन अपने अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने की कोशिश किया है, लेकिन वो फुल्ली एक्सप्रेस नहीं कर पाया है, जिसके कारण एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर डेवलप हो गया। जैसे सपोज करिए कि कैपिटल आर जीन रेड के लिए था, तो यह क्या था, यह एक एंजाइम बना रहा होगा, अगर हम एंजाइम पढ़ेंगे तो, और यह एंजाइम क्या बनाएगा, एंथोसायानिन का सिंथेसिस करेगा, जो रेड कलर के लिए हुआ होगा। तो अब क्या हो गया कि ना तो प्रॉपर रूल से कैपिटल आर जो था एंथोसायानिन बना पाया था, और ना ही जो व्हाइट था टोटली इसको एंथोसायानिन बनाने से इनहिबिट कर पाया, जिसके कारण हल्का एंथोसायानिन भी बना और हल्का व्हाइटनेस भी आया, और उसके मिक्सचर के कारण इंटरमीडिएट कलर पिंक कलर डेवलप कर गया। इसी तरह से देखिए, यहां पर एक एग्जांपल अभी के लिए ही समझ लीजिए, बाद में उसे डिटेल में हम समझेंगे। जो यहां एक और कहे, ये तो इंटरमीडिएट कैरेक्टर आपको समझ में आया कि पिंक है जो इंटरमीडिएट कैरेक्टर है। यहां पर हमने और क्या लिखा, फाइन मिक्सचर ऑफ बोथ पेरेंटल कैरेक्टर, फाइन मिक्सचर ऑफ बोथ पेरेंटल कैरेक्टर। एक एग्जांपल है एनिमल में एंडोलूसियन फॉल। एंडोलूसियन फॉल में क्या होता है, वो चिकन है, उसमें क्या होता है कि यह एक चिकन जो होता है ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, और दूसरा चिकन जो है इसका व्हाइट कलर का है, स्प्लैश प्योर व्हाइट, और एक जो एंडोलूसियन फॉल है वह है ब्लैक कलर का। जब ये दोनों को क्रॉस कराया गया, तो जब यहां से जो गैमेट बनेगा कैपिटल बी, और यहां से स्मॉल बी, और यहां से जब क्रॉस हुआ, तो F1 जनरेशन में यह हमारा F1 जनरेशन है, ये गैमेट 1 है, ये पेरेंट 1 है, वही यहां भी पेरेंट 1 गैमेट 1। तो यहां देखा गया कि यह जो एंडोलूसियन फॉल था, यह कैसा था, ब्लैक कलर का, और यह कैसा था, व्हाइट कलर का। तो देखा गया कि जो F1 जनरेशन में जो फॉल्स बन रहे हैं चिकन, वह ब्लू कलर का तैयार हुआ, उसके पंख कैसे कलर के थे, फिदर्स ब्लू कलर के हो गए, ना ही यह ब्लैक हो पाया और ना ही यह व्हाइट हो पाया, बल्कि यह एक तीसरा ही कलर आ गया, और वह क्या था, ब्लू कलर था।
और जब इस ब्लू कलर को देखिए, बहुत सारा बुक में इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया है, आप ध्यान दीजिए। यह जो ब्लू कलर है एक्चुअल में ब्लू कलर नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, यह ब्लैक कलर और व्हाइट कलर, ये दोनों का मिक्सचर होता है। जब उसका माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया गया, उस एल्डोल्यूशन फॉल का, उसके फीडर का जब माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया गया, तो देखा गया कि बड़ी महीनी से बिल्कुल फाइन लाइनिंग है, स्ट्रिप्स है। एक लाइन व्हाइट का है तो दूसरा लाइन ब्लैक का है, एक व्हाइट का है तो एक ब्लैक का है, जिसके कारण वह क्या होता है, जब नेकेड आई से देखा जाता है तो उसका जो मिक्सचर अपीयरेंस आता है वह ब्लू कलर आता है। तो एक्चुअल में ब्लू कलर क्या है, मिक्सचर ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट। इसीलिए यहां पर हमने इस वर्ड को जोड़ा है कि फाइन मिक्सचर ऑफ बोथ पेरेंटल कैरेक्टर भी हो सकता है। तो यह है, यहां भी फाइन मिक्सचर हो गया है, यहां एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर हो गया। ये दोनों ही स्थिति जो है किसका है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का है। और यह इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्यों हुआ, तो अब इसका उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कॉरेन साहब ने, तो लिख लीजिए, दिस इज पॉसिबल ड्यू टू नाइदर gene or allele is completely dominant nor completely recessive. Completely recessive. ऐसा इसलिए क्यों हो रहा है, क्योंकि यह पॉसिबिलिटी इसलिए हो रहा है कि ना तो एक कोई जीन जो है से कंप्लीट रूप से डोमिनेंट है और ना ही कंप्लीट रूप से रिसेसिव है, जिसके कारण इंटरमीडिएट कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। एक पॉइंट और याद रखिएगा इसमें, इस डिफिनेशन के साथ, कि यह जो इंटरमीडिएट कैरेक्टर आया है इसके लिए कोई जीन यहां पे एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कि ब्लैक रेड के लिए जीन एग्जिस्ट कर रहा है, वैसे यहां पर इसके लिए जीन एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जीन फॉर इंटरमीडिएट कैरेक्टर obtained in F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में जो इंटरमीडिएट कैरेक्टर आया है उसके लिए कोई जीन एग्जिस्ट नहीं करता है, बल्कि यह जो कैरेक्टर आ रहा है क्या आ रहा है, ड्यू टू इंटरैक्शन ऑफ बोथ अलील। In fact, this intermediate character is possible due to interaction of genes और alleles। या अलील या जीन्स के इंटरैक्शन के कारण यह डेवलप हुआ है, ना कि इसके लिए कोई सेपरेट जीन है। अब आइए इसका एग्जांपल लेते हैं और वहां से और डिटेल इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल में पहला एग्जांपल देखते हैं हम लोग, पिंक कलर फ्लावर ऑफ मिराविलिस जलापा। मिराविलिस जलापा पर क्या था, कॉरेन साहब का एक्चुअल वर्क चल रहा था और इसी पर वह जब हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस को देखा और लोगों को बताया। तो उसी का एग्जांपल हम लोग लेते हैं नंबर 1 में। तो क्या होता है कि जो मिराविलिस जलापा है, जिसे 4 o'clock भी कहते हैं, इसमें 3 तरह के फ्लावर आता है।
कुछ प्लांट्स पर रेड फ्लावर आते हैं, कुछ प्लांट्स पर व्हाइट फ्लावर आते हैं और कुछ पर पिंक फ्लावर आता है। तो कॉरेन साहब जो थे उन्होंने क्या किया कि प्योर रेड फ्लावर, एक प्लांट क्या लिए उन्होंने, प्योर रेड फ्लावर, और इस प्लांट का क्रॉस प्योर व्हाइट फ्लावर, प्योर व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट के साथ उन्होंने क्रॉस कराया। तो सपोज करिए कि जो प्योर रेड फ्लावर था उसका जीनोटाइप मान लेते हैं कैपिटल आर ले लेते हैं, और प्योर व्हाइट फ्लावर था उसका जीनोटाइप स्मॉल आर ले लेते हैं। यह हमारा पेरेंट वन आएगा। अब इससे क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन होगा। जब यहां से गैमेट बनेगा तो एक तरह का गैमेट बनेगा, लेकिन हम टाइप्स ऑफ गैमेट तो एक होगा लेकिन नंबर ऑफ गैमेट्स दो बना लेते हैं ताकि क्रॉस करके हमें आसानी से रेशियो निकल सकता है। यहां भी इसी तरह से एक ही तरह का गैमेट बनेगा लेकिन नंबर ऑफ गैमेट्स हम 2 बना लेते हैं। तो यह हमारा हो गया गैमेट 1 यानी जनरेशन 1 का गैमेट। अब जब इसका क्रॉस कराया गया, तो देखिए इस कैपिटल आर से इस स्मॉल आर का क्रॉस कराया जाएगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर, इस कैपिटल आर का इस गैमेट से सपोज क्रॉस कराया गया तो कैपिटल आर स्मॉल आर। सिमिलरली इसका इससे क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। इस तरह से इसका क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर। यह हमारा हो गया F1 जनरेशन। तो देख रहे हैं उन्होंने कॉरेन साहब देखा कि F1 जनरेशन के जितने भी प्लांट थे उस सभी प्लांट पर जो फ्लावर लग रहे थे वह पिंक कलर का फ्लावर था। कैसा था, पिंक कलर का फ्लावर था। यानी कह सकते हैं कि F1 यहां से यहां तक जो हमारा हो गया यह F1 जनरेशन हो गया। तो F1 जनरेशन में जीनोटाइप भी 100% जो है क्या था आपका हेट्रोजाइगोट है, और फेनोटाइप भी 100% है, लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंसी मेंडल्स के लॉ के अगेंस्ट है, यानी उससे मेल नहीं करता है। मेंडल के अनुसार इसको क्या होना चाहिए था, या तो 100% रेड फ्लावर आना चाहिए था या 100% व्हाइट फ्लावर आना चाहिए था, लेकिन ना तो रेड आया और ना तो व्हाइट आया बल्कि एक पिंक आया। अब जब इस F1 को सेल्फिंग कराया गया तो आइए इसका सेल्फिंग करा के देखते हैं तो क्या मिलता है। इसका जब सेल्फिंग कराते हैं तो सेल्फिंग कराएंगे तो क्या लेंगे, ये एक दोनों चुके हाइब्रिड है, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर। चूंकि यह सेल्फिंग करा रहे हैं सेकंड टाइम इसलिए क्रॉस हो रहा है, इसलिए अब यहां पर इसका यह पेरेंट 2 बन जाएगा। अब जब चूंकि हेट्रोजाइगस है तो यहां से 2 तरह के गैमेट बनेंगे, एक कैपिटल आर और दूसरा स्मॉल आर। सिमिलरली यहां भी जो गैमेट बनेंगे 2 तरह के बनेंगे, कैपिटल आर और स्मॉल आर। यह हमारा गैमेटोजेनेसिस 2 यानी सेकंड जनरेशन का गैमेट है। अब जब इसको क्रॉस कराया गया, अब आइए इसको क्रॉस करा के देखते हैं। पन्नेट स्क्वायर पर क्रॉस करा लीजिए तो ज्यादा स्पेस लेगा, तो आइए इसी तरह से हम क्रॉस करा लेते हैं। चूंकि छोटा है तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इस गैमेट का क्रॉस इससे कराते हैं तो हमारा क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल आर। अब इसका हम इस गैमेट से कराते हैं तो कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसका क्रॉस इससे कराते हैं तो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर।
और इसका क्रॉस इससे कराते हैं स्मॉल आर स्मॉल आर। तो अब देख रहे हैं कि यहां पर जो फेनोटाइप आ रहा था यह हमारा क्या हो गया, ये F2 जनरेशन हो गया। तो F2 जनरेशन में देख रहे हैं कि जो फेनोटाइप मिला कैपिटल आर ये कैसा था, रेड फ्लावर, यह रेड फ्लावर मिल गया हमें, ठीक है। और ये जो हेट्रोजाइगस था कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो देखिए F1 में कैपिटल और स्मॉल आर क्या मिला था, पिंक मिला था, यानी यह हमारा पिंक कलर आ गया, यह हमारा पिंक कलर आ गया। और जो रिसेसिव दोनों आर था वो क्या था, प्योर व्हाइट, यह हमारा व्हाइट कलर मिल गया। अब थोड़ा सा याद करिए, F2 जनरेशन की हम बात कर रहे हैं, तो F2 जनरेशन में यह देखिए जो हमारा यहां चल रहा है ये सारी चीज F2 जनरेशन में चल रहा है। तो F2 जनरेशन में यदि हम फेनोटाइप की बात करें, फेनोटाइप टिपिक रेशियो, ध्यान दीजिए F2 जनरेशन में फेनोटिपिक रेशियो क्या आ रहा है यहां पर हमें, अगर रेड देखें, रेड रेशियो पिंक रेशियो व्हाइट, और इनका रेशियो क्या आ रहा, 1:2:1। और अब आइए इसका जो सा जेनोटाइपिक रेशियो देखिए, जेनोटिपिक रेशियो। तो जेनोटिपिक रेशियो में क्या है, देखिए एक है जेनोटाइप किस तरह का है, होमोजाइगस कैपिटल आर आर, दूसरा क्या है हेट्रोजाइगस है कैपिटल आर स्मॉल आर, और तीसरा जेनोटाइप किस तरह का है, स्मॉल आर स्मॉल आर। अब देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कितनी संख्या में है, 1 1, ये कितना है 2, ये कितना है 1। अब थोड़ा सा याद करिए, जब मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़े थे, जब मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़े थे, तो जेनोटाइप रेशियो तो ठीक आ रहा था। अब थोड़ा सा यहां पे हम मेंडल की बात करते हैं आपको समझने के लिए। मेंडल से जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे थे तो उसमें याद करिए कि यहां पर क्या हो रहा था, 3 टॉल प्लांट मिल रहा था और एक ड्वार्फ प्लांट मिल रहा था। 3 टॉल प्लांट मिल रहा था। अगर देखते मोनो मेंडल का, अगर हम टॉल वर्सेस ड्वार्फ की बात करें तो यहां पर क्या मिल रहा था, 3:1, यानी 3 प्लांट टॉल मिल रहा था और एक प्लांट ड्वार्फ मिल रहा था। यानी अब देखिए यह फेनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया, चेंज हो गया। क्यों हुआ, ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंसी के कारण। लेकिन जेनोटाइपिक रेशियो वहां भी 1:2:1 ही मिल रहा था। इससे कॉलन साहब ने एक कंक्लूजन और निकाला कि यदि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कभी भी फेनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 आ रहा हो, इसका मतलब है कि वहां पे इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का केस अप्लीकेबल है। यदि यह अप्लीकेबल नहीं होता तो यह जो रेशियो 1:2:1 आ रहा है, यह न आकर क्या था, 3:1 आता। यानी आइए इस पॉइंट को नोट डाउन करते हैं। फेनोटाइपिक रेशियो, फेनोटाइपिक रेशियो ऑफ 1:2:1 in F2 generation of monohybrid cross is the characteristic feature of incomplete dominance। जब भी होगा तो यह इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक चीज और देख सकते हैं, आप कह सकते हैं
कि जब मेंडल का था तो देखिए मेंडल का यहां हम लिखे हैं जो जेनोटाइप और फेनोटाइप दोनों रेशियो अलग अलग है, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में जेनोटाइप और फेनोटाइप दोनों का रेशियो सेम है। तो यह भी बात आप कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे देखने में तो आसान लग रहा है, लेकिन यही जब एग्जाम में आता है ऑप्शन देके तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाता है। तो आइए अभी हम नोट डाउन कर लेते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, या चलिए उसी टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं तो लिख लेते हैं हेयर both genotypic ratio and phenotypic ratio are same, दोनों क्या होता है सेम, एंड दैट इज 1:2:1 इन F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में दोनों का जो रेशियो आता है वह क्या आता है, सेम आता है। इन कंप्लीट डोमिनेंस इज नॉट ए प्री मेंडेलियन कंसेप्ट, या प्री मेंडेलियन कंसेप्ट नहीं है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, प्री मेंडेलियन कंसेप्ट इनकम्प्लीट डोमिनेंसी के रेस्पेक्ट में। तो आइए इसे समझते हैं। होता यह है कि यदि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के कारण जो हमें इंटरमीडिएट कैरेक्टर मिल रहा है और F1 में देख रहे हैं कि पेरेंटल कैरेक्टर बिल्कुल लॉस हो चुका है, यदि हम केवल F1 जनरेशन की बात करें तो देखिए F1 जनरेशन में पेरेंटल कैरेक्टर कहीं नहीं नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पेरेंटल कैरेक्टर या रेड था और व्हाइट, जबकि यहां पर कैरेक्टर का आया है पिंक। यानी F1 जनरेशन में पेरेंटल कैरेक्टर अपीयर नहीं हो रहा है, जबकि जैसे ही सेल्फिंग कराते हैं तो F2 जनरेशन में फिर से पेरेंटल कैरेक्टर अपीयर हो जाता है और वह 50% 25% के रेशियो में अपीयर होता है। तो प्री मेंडेलियन कंसेप्ट यह कहता है कि यदि F1 जनरेशन में यदि पेरेंटल कैरेक्टर का लॉस हो गया या अपीयर नहीं हुआ तो फॉरएवर उसको कितना भी सेल्फिंग कराया जाए आगे जनरेशन में वह अपीयर नहीं होगा, यानी वह परमानेंट लॉस्ट हो जाएगा, फॉरएवर के लिए डिसअपीयर हो जाएगा जीन पूल से। लेकिन चूंकि यहां पर देख रहे हैं कि यह पेरेंटल कैरेक्टर सेल्फिंग में तुरंत रीअपीयर हुआ, इसीलिए कहते हैं इसको कि यह प्री मेंडेलियन कंसेप्ट नहीं है। तो आइए उसी बात को यहां पे हम नोट डाउन कर देते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज नॉट ए प्री मेंडेलियन कंसेप्ट बिकॉज, क्यों नहीं है, बिकॉज द पेरेंटल कैरेक्टर्स reappear in F2 generation, which was absent or not seen this word absent or not present in F1 जनरेशन। इसीलिए यह वेयर एज, जबकि वेयर एज इन प्री मेंडेलियन कंसेप्ट या एज पर प्री मेंडेलियन, एज पर प्री मेंडेलियन कंसेप्ट पेरेंटल कैरेक्टर्स
disappears forever, वह सदा के लिए गायब हो जाता है, and never reappears in F2 जनरेशन, और F2 जनरेशन में वो कभी अपीयर नहीं होता है, इसलिए यह प्री मेंडेलियन कंसेप्ट को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि यहां देख रहे हैं कि जो मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंसी था या मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो रेशियो आ रहा था वह तो रेशियो डेविएट कर जा रहा है, और F1 जनरेशन में देख रहे हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंसी जो है क्या हो रहा है, लागू नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है या मेंडल के जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उसका एक एक्सेप्शन है, यानी इसे नोट डाउन कर सकते हैं कि इट इज एन एक्सेप्शन टू द मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और यदि F1 की बात करें तो द लॉ ऑफ डोमिनेंस को यह फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर चूंकि इंटरमीडिएट कलर डेवलप हो गया है, इसीलिए कभी कभी इसे इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस के नाम से भी बुक्स में एक्सप्लेन किया गया है। तो ऑल्सो नोन एज इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस, या इसे मोजाइक इनहेरिटेंस भी कहते हैं, मोजाइक इनहेरिटेंस, क्योंकि मोजाइक की तरह दोनों ही कैरेक्टर आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, इसीलिए मोजाइक इनहेरिटेंस भी कहते हैं। और एक कभी कभी इसे आपको पार्शियल डोमिनेंस के नाम से भी मिलेगा, पार्शियल डोमिनेंस। लेकिन फिर भी हम आपको सजेस्ट करेंगे कि इसका एक्चुअल नाम आप से ही डिस्क्राइब करें, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्यों? क्योंकि जो इनके डिस्कवरर हैं दैट इज कार्ल कॉर्न साहब, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए जो उनको मिला था उसके लिए उन्होंने टर्म क्या प्रपोज किया था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इसलिए आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस को ही मेन टर्म मानकर एक्सप्लेन करें या इसकी चर्चा। तो आपके एनसीईआरटी बुक में एक एग्जांपल है, पिंक कलर फ्लावर ऑफ एंटीराइनम। एक प्लांट है एंटीराइनम, ध्यान दीजिए यहां डबल आर होता है, एंटीराइनम स्पीसीज, खास करके एंटीराइनम मैजुस प्लांट है। इसे हम स्नैप ड्रैगन भी बोलते हैं, स्नैप ड्रैगन प्लांट बोलते हैं, या डॉग फ्लावर भी बोलते हैं, डॉग फ्लावर प्लांट बोलते हैं। यह आपके एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है, यह सेम एग्जांपल है। इसमें भी क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल एक्सप्लेन किया गया है, आप इसी को एज इट इज मान लें। क्यों? और केवल वहां भी क्या होता है कि रेड फ्लावर होता है, जैसे कि यहाँ रेड फ्लावर है, तो जो एंटीराइनम स्पीसीज प्लांट का है उसमें भी 3 तरह के फ्लावर दिखते हैं, रेड फ्लावर, व्हाइट फ्लावर और पिंक फ्लावर। तो वहां भी जब रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर को क्रॉस किया जाता है तो पिंक फ्लावर आता है, और फिर पिंक फ्लावर वाले प्लांट को जब सेल्फिंग कराया जाता है तो फिर से रेड, पिंक और व्हाइट डेवलप होता है। तो एक्सप्लेनेशन एज इट इज रह जाएगा, है ना। तो यहां भी आप ऐसे लिख सकते हैं कि यहां इसके भी जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर वह रेड कलर के हैं,
उसके लिए कैपिटल आर, और दूसरा फ्लावर जो है व्हाइट कलर का है जिसके लिए स्मॉल आर, और जो F1 में कलर प्रोड्यूस होता है, F1 जनरेशन का जो फ्लावर आता है वह कैसा आता है, पिंक कलर का आता है, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर। बाकी एक्सप्लेनेशन सेम है। इसी तरह से आपके एनसीईआरटी में एक एग्जांपल और है, उसे भी हम देखते हैं। आइए एग्जांपल थर्ड। इस थर्ड एग्जांपल जो आपका टॉपिक्स है एनसीईआरटी में इनकम्प्लीट डोमिनेंस, वहां नहीं बताया गया, अलग बताया गया है। तो आइए ध्यान दीजिए वह क्या है। इसको हम कहते हैं स्टार्च सिंथेसिस। स्टार्च सिंथेसिस इन सीड ऑफ पी। पी प्लांट के सीड में जो स्टार्च का सिंथेसिस हो रहा है वह भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करता है। वह कैसे शो करता है, आइए देखिए। क्या होता है कि जो पी प्लांट के सीड है इसमें जो स्टार्च सिंथेसिस के लिए जो है कि स्टार्च का जो ग्रेनुल्स बनेगा वो किसी सीड में बड़े ग्रेनुल्स होते हैं, किसी सीड्स में छोटे ग्रेनुल्स होते हैं, और किसी सीड में इंटरमीडिएट साइज के ग्रेनुल्स होते हैं। तो जब इसका विस्तृत स्टडी किया गया तब पता चला कि जो इनका डोमिनेंट कैरेक्टर है वह लार्ज स्टार्च ग्रेन का है। तो लार्ज स्टार्च ग्रेन, और एक क्या है, स्मॉलर स्टार्च ग्रेन। अब जब लार्ज स्टार्च ग्रेन, सपोज करिए इसके लिए हमने जेनोटाइप कैपिटल बी ले लिया, और स्मॉलर स्टार्च ग्रेन इसके लिए स्मॉल बी ले लिया। अब जब इनके बीच, इस दो तरह के प्लांट के बीच क्रॉस कराया गया तो इससे जो F1 जनरेशन में हमें प्लांट्स मिले, तो यहां से जो गैमेट बनेगा कैपिटल बी, और यहां से बनेगा स्मॉल बी, और यह दोनों जब आपस में क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो देखा गया कि यह जो F1 जनरेशन का प्लांट है, इस प्लांट में जो स्टार्च ग्रेन का साइज है ना तो लार्ज रहा और ना तो स्मॉलर हुआ, बल्कि दोनों के साइज के बीच में आ गया, यानी इंटरमीडिएट साइज आ गया। इंटरमीडिएट साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन। तो यहां से यह भी पता चला कि यह भी जो है क्यों हुआ, कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के कारण आया। नेक्स्ट एग्जांपल, ब्लू कलर feather of Andalusian chicken। देखिए क्या होता है, एक फॉल है एंडोलूशियन, वो क्या होता है, उसके जो फिदर पंख का रंग होता है वह वाइट होता है और एक का ब्लैक होता है। जब वाइट फिदर वाले एंडोलूशियन फॉल का क्रॉस ब्लैक फिदर, वाइट फिदर और ब्लैक फिदर, जब इसका क्रॉस कराया जाता है तो इससे क्या होता है कि जो F1 जनरेशन में चिकन डेवलप होता है वह सभी के फिदर जो है ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है, ब्लू कलर फिदर डेवलप हो जाता है। और जब इसका सेल्फिंग कराया जाता है ब्लू कलर फिदर का, तो फिर से
जब ब्लू का सेल्फिंग ब्लू के साथ कराया जाता है तो फिर हमें वही आता है वाइट, ब्लू और ब्लैक, और यही रेशियो 1:2:1 में आता है, जो कि यहाँ पे डिटेल दिखाया हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि समझने वाला एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह जो फीदर का ब्लू कलर अपीयर होता है, यह फीदर का ब्लू कलर अपीयर होता है, यह एक्चुअल में क्या होता है, मिक्सचर ऑफ वाइट कलर और ब्लैक कलर के स्ट्रिप्स, बड़े फाइन स्ट्रिप्स डेवलप होते हैं, जिसके कारण जब नेकेड आई से फीदर को देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि वह जिसका जो फीदर है वह ब्लू कलर का है। तो यह पॉइंट यहाँ पे नोटेबल पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए कि ब्लू कलर ऑफ फीदर is actually mixture of या मिक्सचर से अच्छा फाइन मिक्सचर ऑफ वाइट एंड ब्लैक स्ट्रिप्स, यह होता है। यानी ब्लैक स्ट्रिप्स और वाइट स्ट्रिप्स बिल्कुल फाइन रहता है, जिसके कारण बाहर से देखने में, दूर से देखने में लगता है कि उसका जो चिकन है उसका पंख क्या है, ब्लू कलर का हो गया है। तो यह भी एक जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। अब आइए इसके देखते हैं, इसी पर हम लोग देखते हैं यूटिलिटी ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहीं पर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आइए उसको हम बताते हैं और उसी के माध्यम से आप यूटिलिटी समझ जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक्स जो है यूटिलिटी। तो यूटिलिटी माने इसका क्या प्रयोग है और क्या यूज है। तो देखिए समझिए क्या हुआ कि जो एंडलूसियन फॉल चिकन है, तो इसमें अब तक 3 कलर हमें उपलब्ध हो गया, एक वाइट कलर का चिकन, एक ब्लैक कलर का चिकन और एक ब्लू कलर का चिकन। तो क्या हुआ था कि मार्केट में ब्लू कलर के चिकन का डिमांड काफी ज्यादा था। ब्लू कलर के चिकन का डिमांड क्या था, ज्यादा था। और उस समय तक जो पोल्ट्री का फार्मिंग कर रहे थे, जो पोल्ट्री चला रहे थे या पोल्ट्री मैन थे, उनको इस जेनेटिक्स का ज्ञान नहीं था। तो क्या सोचते थे कि यदि ब्लू चिकन को ब्लू चिकन के साथ क्रॉस कराएंगे तो हमको ज्यादा से ज्यादा ब्लू चिकन मिलेगा। लेकिन आइए देखिए, जब सेल्फिंग में वह ब्लू चिकन का ब्लू चिकन से क्रॉस करा रहा था, तो पोल्ट्री मैन को उस समय भी क्या हो रहा था, यदि 4 चिकन मिला तो एक व्हाइट मिल जा रहा था और एक ब्लैक मिल जा रहा था। और चूंकि इसमें का मार्केट में डिमांड था नहीं, इसलिए इस चिकन को क्या कर देते थे, उन लोग डिस्ट्रॉय कर देते थे। यानी इनका 50%, 4 में से 2 डिस्ट्रॉय हो रहा था, 2 ही मार्केट वैल्यू के लिए बच रहा था। यानी 50% जो हो रहा था वेस्टेज जा रहा था। चूंकि समझ नहीं था, तो कॉमन सेंस से कोई भी सोचेगा कि जब ब्लू का ब्लू से क्रॉस कराएंगे तो ज्यादा ब्लू मिलेगा, जबकि यह उल्टा हो रहा था। जब यह लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस आया तब उनको समझ में आया, बताया गया कि आप व्हाइट फीदर वाले को और ब्लैक फीदर वाले, यानी व्हाइट चिकन को और ब्लैक चिकन को जब क्रॉस कराएगा तो F1 में क्या होगा, 100% ब्लू मिलेगा। क्या मिल रहा है यहाँ, 100% ब्लू। क्योंकि जैसे देख, यही सपोज करिए यह आपका रेड के जगह व्हाइट हो गया, और यह मान लीजिए कि व्हाइट उधर है, इधर आपका ये हो गया ब्लैक हो गया, तो यहाँ सारा के सारा हमें ब्लू चिकन मिलेगा। तो जिसके कारण इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जब ज्ञान आया, जानकारी हुई, तो यह जो वेस्टेज हो रहा था 50%, यह हमारा बच गया और इससे पोल्ट्री मैन को काफी ज्यादा फायदा हो